नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास नदी की कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और मिथकों का संगम है, मालिनी नदी। हाँ, और हमारे पास इसका जिक्र करने के लिए एक स्रोत भी है, मालिनी नदी की अद्भुत गाथा। ये दस्तावेज हमें इसके गुजरे हुए शानदार वक्त से लेकर आज की जो हालत है उस तक ले जाता है। बिल्कुल। और इस पड़ताल का हमारा मकसद यही है कि मालिनी के अलग अलग पहलुओं को समझें। ये हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ी, पहले कैसी दिखती थी और आज क्या मुश्किलें हैं इसके सामने। सही कहा। और अक्सर होता ही है कि बड़ी बड़ी नदियों की बात तो होती है, पर मालिनी जैसी शायद थोड़ी छोटी नदी पर जिसका महत्व इतना ज्यादा है वो कहीं पीछे रह जाती है। हाँ, और सोचिए ये वही नदी है जिसके किनारे कहते हैं कण्व ऋषि का आश्रम था, जहाँ शकुंतला पली बड़ी। और वो कहानी भी तो है कि इसी धरती से हमारे देश को भारतवर्ष नाम मिला। तो चलिए इस पूरी गाथा को धीरे धीरे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं मालिनी के, वो जो उसका पौराणिक और ऐतिहासिक गौरव है उससे। स्रोत साफ कहता है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान कण्व ऋषि के आश्रम से है, जो इसी के तट पर था। ये बिल्कुल सही है। और इसका जो पौराणिक कनेक्शन है वो बहुत बहुत गहरा है। यही वो जगह मानी जाती है जहाँ महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ था। अच्छा, मेनका, मुझे लगा था उर्वशी। खैर, कथा का सार शायद वही है। हाँ, कुछ स्रोतों में थोड़ा फर्क है, पर कहानी का भाव यही है कि जब अप्सरा स्वर्ग लौट गई तो बच्ची को यहीं छोड़ दिया, और तब ऋषि कण्व ने उसे देखा, अपनाया और अपने आश्रम में पाला। मतलब सोचने वाली बात यह है कि कितनी अहम पौराणिक कड़ियां एक ही जगह से, इसी नदी के किनारे से जुड़ रही हैं। सिर्फ जन्म की बात नहीं है, ये नदी तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की वो मशहूर प्रेम कहानी की भी गवाह है। हाँ, और जिसे बाद में महाकवि कालिदास ने इतना अमर कर दिया अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से। बिल्कुल, उस नाटक ने तो मालिनी और कण्व आश्रम को दुनिया भर में पहचान दिला दी। सही। और कहानी यहां भी नहीं रुकती। इसी आश्रम में, इसी नदी के किनारे शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत, उनका बचपन भी था। हाँ, दस्तावेज में लिखा है कि वो बचपन में शेरों के साथ खेलते थे, इतने निडर। बिल्कुल, प्रकृति के बीच पले बड़े, शिक्षा ली, संस्कार पाए, और जैसा आपने शुरू में कहा, ये बहुत मजबूत मान्यता है कि इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। तो अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें, हाँ, तो ये नदी सीधे सीधे हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है उसकी नींव से जुड़ जाती है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता की कहानी का एक तरह से उद्गम स्थल है। ये वाकई कमाल का कनेक्शन है। और कालिदास के नाटक का जिक्र आया, अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो ये भी जानना जरूरी है कि उसमें मालिनी नदी, उसके किनारे आश्रम, इसका कैसा जिक्र है। हाँ, स्रोत बताता है कि कालिदास ने वहां के माहौल को जैसे स्वर्ग जैसा बताया है, एकदम दिव्य, शांत, प्रकृति जैसे अपने सबसे सुंदर रूप में वहां मौजूद हो। बिल्कुल। ऋषि का तप, शकुंतला की वो सादगी, दुष्यंत का प्रेम, सब कुछ जैसे इसी नदी के पवित्र माहौल में पनपा। वो वर्णन एक ऐसे युग की तस्वीर दिखाता है जब शायद प्रकृति और इंसान के जीवन में एक गहरा तालमेल था। हाँ, ये उस नदी की कहानी है जो सिर्फ बहती नहीं थी, बल्कि जीवन देती थी, संस्कृति को सींचती थी। सही। तो फिर उस जमाने में मालिनी दिखती कैसी थी? उसका प्राकृतिक सौंदर्य, उसका भूगोल, दस्तावेज तो एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाता है। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक ऐसी नदी जिसका पानी खल खल करके बह रहा हो, एकदम साफ, ठंडा, जीवन देने वाला। हाँ, पूरे इलाके के लिए जीवनदायिनी। खेतों को पानी मिलता, लोगों की प्यास बुझती, और जैसा दस्तावेज में कहा गया है, उसके उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ों का शानदार नजारा दिखता था। वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। वह भी कुछ अलग थी। हाँ, कहा गया है कि हवा ताजगी भरी और खुशबूदार थी, शायद आसपास के जंगल, फूल उनकी वजह से। ये सिर्फ शरीर का सुकून नहीं, मन और आत्मा को शांति देने वाली हवा थी। नदी के किनारे शायद तरह तरह के फूलों से, वनस्पतियों से भरे रहते होंगे। एक ऐसा माहौल जहां ऋषि मुनि तपस्या कर सकें और शकुंतला जैसी बच्ची प्रकृति के साथ एक होकर बड़ी हो सके। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसके साइज की बात करें, भौगोलिक विस्तार की, तो आंकड़े क्या हैं? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से ये नदी कोई बहुत लंबी नदी नहीं है, करीब 140 से 150 किलोमीटर। अच्छा। और इसका जो कैचमेंट एरिया है, वो इलाका जिसका पानी इसमें आता है,
वो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का है। और शुरू कहाँ से होती है? इसका उद्गम है उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल जिला। वहाँ चंडा पहाड़ियां हैं, शिवालिक रेंज का हिस्सा। ठीक है। वहां से निकलती है। और इसका रास्ता किन किन इलाकों से होकर जाता है? अपने सोर्स से निकलकर ये मुख्य रूप से 3 जिलों से गुजरती है, पौड़ी गढ़वाल, फिर कोटद्वार और फिर बिजनौर। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले में हल्दू खाता नाम की जगह से दाखिल होती है और यूपी में करीब 53 किलोमीटर बहने के बाद ये अंत में पवित्र गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं है, ये उन समुदायों का भी रास्ता है जिनका जीवन कहीं ना कहीं इस नदी से जुड़ा रहा है। और इसी सफर में वो अहम पड़ाव आता है कण्वा आश्रम। आपने बताया कि ये इसी नदी के किनारे था, प्राचीन काल से एक आध्यात्मिक केंद्र। जी हाँ, लेकिन जैसा अक्सर पुरानी जगहों के साथ होता है कि ठीक कहाँ था वो आश्रम, इसको लेकर थोड़े मतभेद भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, और यहीं पर श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी का काम बहुत अहम हो जाता है। स्रोत बताता है कि वो पुराने भारतीय इतिहास और शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने इस पर बहुत गहराई से रिसर्च की, पुराने ग्रंथ देखे, वहाँ की स्थानीय परंपराएं सुनी, भौगोलिक सबूतों को परखा। और उनके शोध का नतीजा क्या रहा? उनकी शोध और उनके जो तर्क थे, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार उस जगह को ही आधिकारिक तौर पर कण्वा आश्रम माना जिसे श्रीनिधि जी ने पहचाना था। अच्छा, तो सरकार ने मान्यता दे दी। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक व्यक्ति की विद्वत्ता, उसकी खोज और फिर सरकारी मुहर, ये सब मिलकर किसी जगह की पहचान को दोबारा स्थापित करते हैं। और इस मान्यता को पक्का करने के लिए वहाँ एक स्मारक भी बनाया गया है ना? जी, और दस्तावेज में श्रीनिधि जी की उस खोज यात्रा का भी बड़ा रोचक वर्णन है। ऐसा लगता है कि ये कोई आसान सफर नहीं था। हाँ, लगता तो यही है। बिल्कुल नहीं। बताया गया कि उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, और उन्हें कुछ पुराने खंडहर भी मिले वहां, जो शायद उस जगह के प्राचीन इतिहास की गवाही दे रहे थे। उन्होंने अपने ये सारे अनुभव और अपनी रिसर्च को एक किताब में लिखा, मालिनी के वनों में। मालिनी के वनों में। और दस्तावेज इस किताब की बहुत तारीफ करता है। कहता है कि ये किसी नॉवल से ज्यादा रोचक है और कविता से ज्यादा कोमल भावनाओं वाली, उस जमीन की आत्मा को पकड़ने वाली किताब। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि मालिनी नदी और उसका किनारा किसी खजाने की तरह है। लेकिन फिर आता है आज का समय, और यहाँ दस्तावेज एक बिल्कुल अलग, एक चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। हाँ, और यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। वो सारी दिव्यता, पवित्रता, वो प्राकृतिक सुंदरता जिसकी हमने अभी बात की, दस्तावेज के मुताबिक आज वो ज्यादातर बस यादों में या किताबों में ही बची है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? मानवीय लापरवाही, बढ़ता हुआ प्रदूषण और बिना सोचे समझे जो औद्योगिक विकास हुआ है, इन सब ने मिलकर इस ऐतिहासिक नदी को लगभग कह सकते हैं बर्बाद कर दिया है। किस हद तक बर्बादी? क्या स्थिति वाकई इतनी खराब है? दस्तावेज में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत साफ हैं। जो नदी कभी पूरे साल बहती थी, हाँ, अब अक्सर सिर्फ बरसात के मौसम में दिखती है, या फिर बस एक पतली सी मैली सी धारा बहती है। इसमें शहरों का गंदा पानी जा रहा है, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा जा रहा है, प्लास्टिक और दूसरी गंदगी, सब कुछ बेरोक टोक इसमें डाला जा रहा है। और वो शिवालिक की पहाड़ियां जो साफ दिखती थीं, अब अक्सर प्रदूषण की धुंध में छिपी रहती हैं। तो मतलब साफ है, हाँ? एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जो दम तोड़ रही है। वो साफ कलकल करता पानी अब कैसा दिखता है? दस्तावेज बताता है कि पानी या तो सूखा रहता है या फिर गंदा और प्रदूषित है। किनारों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। बिल्कुल, ये उस नदी का अपमान है जिसके पानी से कभी ऋषि मुनियों ने आचमन किया होगा, जहां भरत जैसा बालक खेला होगा। ये नदी जो जीवन का प्रतीक थी, आज खुद अपने होने की लड़ाई लड़ रही है। स्रोत तो शायद ये भी कहता है कि ये कई जगह मृत नदी जैसी लगती है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, मृत नदी। ये सुनना भी कितना पीड़ादायक है। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? देखिए, इस निराशा के बीच भी दस्तावेज एक सकारात्मक चीज की तरफ इशारा करता है। वो ये कि इतना सब होने के बाद भी इस जगह का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है वो कम नहीं हुआ है। शायद इसीलिए वहां की हवा में आज भी कुछ खास महसूस होता है। जैसा स्रोत में कहा गया है, जैसे किसी भूली हुई विरासत की हल्की सी गूंज। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और कितनी समृद्ध हैं, और हमने अपनी धरोहरों के साथ क्या सलूक किया है।
और शायद इसी एहसास से इसे फिर से जिलाने की, इसके पुनरुद्धार की जरूरत और उम्मीद दोनों पैदा होती हैं। दस्तावेज क्या कहता है, क्या किया जा सकता है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे? कुछ सामान्य उपाय तो हैं ही, जैसे पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, नदी के किनारों की नियमित सफाई करना। ये सब जरूरी है, पर शायद ये काफी नहीं है। तो और क्या किया जा सकता है? कुछ और ठोस सुझाव हैं इन दस्तावेज में? हाँ, दस्तावेज कुछ और गहरे और कह सकते हैं टारगेटेड कदमों की बात करता है, जिनसे शायद ज्यादा असर हो सकता है। बताइए। एक, नदी जहां से शुरू होती है उसका उद्गम स्थल, यानी पौड़ी गढ़वाल की वो चंडा पहाड़ियां और जंगल, उनका संरक्षण करना। अगर स्रोत ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो नदी कैसे बचेगी? सही बात है। दूसरा, सरकार एक पूरी तरह समर्पित मालिनी पुनरुद्धार योजना बनाए। इसमें सिर्फ सफाई न हो, बल्कि तटबंधों को बचाना, पानी की क्वालिटी पर नजर रखना और साइंटिफिक तरीके से पेड़ लगाना शामिल हो। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वहां के स्थानीय लोगों को, समुदायों को इस मुहिम से जोड़ना। उनकी भागीदारी। बिल्कुल, गांव-गांव में बातचीत हो, वर्कशॉप हो, सफाई अभियान में वो आगे आएं। उन्हें ये महसूस कराना होगा कि ये उनकी अपनी नदी है, उनकी विरासत है। और औद्योगिक प्रदूषण का क्या? उस पर तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। नियम सख्त करने होंगे और ये पक्का करना होगा कि उनका पालन हो। बिना ट्रीटमेंट के कोई भी फैक्ट्री का कचरा नदी में बिल्कुल न जाए, इसकी सख्त निगरानी करनी होगी। और वो जो सांस्कृतिक पहलू है? हाँ, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से। कण्व आश्रम को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। शायद अभिज्ञान शाकुंतलम की थीम पर कोई म्यूजियम या स्मारक बने। इससे लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा। हाँ, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। बस ये ध्यान रखना होगा कि ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। और एक और बात थी शायद। जी, वो जो पहले भी बात हुई, अभिज्ञान शाकुंतलम और भरत की कहानी को फिर से लोगों के बीच ले जाना, खासकर स्कूलों और कॉलेजों में। जब नई पीढ़ी को इस नदी के सांस्कृतिक महत्व का अंदाजा होगा, तो शायद वो इसके संरक्षण के लिए ज्यादा संवेदनशील होंगे। ये सारे सुझाव तो बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, और अगर इन सभी चीजों पर एक साथ काम हो, मतलब सरकार की इच्छा शक्ति हो, तकनीकी उपाय हो, लोगों की भागीदारी हो और सांस्कृतिक चेतना जगे, तो शायद मालिनी को बचाया जा सकता है। और ये सिर्फ एक नदी को बचाना नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे इतिहास को, हमारी पहचान के एक बहुत अहम हिस्से को बचाना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। और दस्तावेज बार बार इसी बात पर लौटता है कि मालिनी को बचाना सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था का काम नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसा माना जाता है, ये वो नदी है जिसका नाम हमारे देश के नाम से जुड़ा है। ये वो जमीन है जिसने हमारी संस्कृति की कुछ सबसे महान कहानियों को जन्म दिया है। तो ये थी मालिनी नदी की कहानी, पर हमारी आज की पड़ताल उसके शानदार पौराणिक अतीत से लेकर प्रकृति की गोद में उसके सुंदर रूप, फिर आज की गंभीर चुनौतियों और उसे बचाने की तत्काल जरूरत तक। और ये सब हमने समझा स्रोत मालिनी नदी की अद्भुत गाथा के जरिए। हाँ, और ये तो साफ है कि मालिनी सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना का, हमारी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस दस्तावेज को पढ़ के जहन में आता है। मालिनी की ये जो धारा आज इतनी कमजोर और मैली दिखती है, क्या इसकी नीचे, इसकी मिट्टी में, इसके पानी की यादों में अब भी कोई अनदेखी शक्ति या कोई स्मृति जिंदा है? क्या सिर्फ बाहर से सफाई करना और पेड़ लगाना ही काफी होगा? या फिर इसकी कहानी को, इसके मिथकों को, इसके इतिहास को, इसके सांस्कृतिक महत्व को बार बार कहना और सुनना इसके पुनरुद्धार को एक ज्यादा गहरी, एक आत्मिक ऊर्जा दे सकता है? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें कहानी, पहचान और पर्यावरण को बचाने के उस अनदेखे लेकिन मजबूत रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है, जिसकी झलक हमें इस पूरी बातचीत में मिली।